नमस्कार दोस्तों। आज हम सब बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के रीयूनियन के बारे में। तो ये बड़ा मजाकिया सवाल लगता है कि अब भारत पाकिस्तान रीयूनियन मतलब फिर से एक हो जाए, ये कैसे संभव है। हाँ दोस्त, ये संभव है। और जो कई लोग हैं जो कहते रहते हैं कि पाकिस्तान को, भारत को एक हो जाना चाहिए, पर इसको कैसे एक होना चाहिए, इसके संभावना पे हम सब कुछ आज बात करने का प्रयास करेंगे। क्या बंटा हुआ देश क्या एक हो सकता है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि क्या ऐसा संसार में और कहीं हुआ है कि बंटा हुआ देश फिर से एक हो जाए। एक होने में बाधा क्या है, और एक हुआ जिस कारण से, क्या वो कारण आज समाप्त हुआ है। यही सब चीज़ों पे आज हम सब कुछ समझने का, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो 15 अगस्त 1947 देश आज़ाद हो गया। ये आज़ादी तो मिल गई हम लोग को, लेकिन इसके साथ भारत पाकिस्तान का बंटवारा का दंश पूरे भारतवासियों को झेलना पड़ा। इसका दर्द आज भी दर्द के रूप में कहीं ना कहीं मन के अंदर चुभते रहता है कि हमारा देश का बंटवारा हुआ। कोई नहीं चाहता कि हमारा देश का बंटवारा हो, पर देश का बंटवारा, ऐसा स्थिति उस समय आ चुका था कि ये बंटवारा करना बहुत ज़रूरी हो गया था। पटेल, जिसका श्रेय है पूरे देश को, सारे रियासत को एक करके भारत को एक यूनियन बनाए, लेकिन उन्होंने सबसे पहले साइन किए कि अब पाकिस्तान का बंटवारा होगा। यहाँ तक कहे कि मोहम्मद जिन्ना चाहते हैं कि नहीं पाकिस्तान का बंटवारा, पर मैं स्वयं चाहता हूँ पाकिस्तान का बंटवारा, क्योंकि ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गया था बंटवारे के समय 47 में। नोआखाली में, पंजाब में इतना भीषण रूप से दंगा हो रहा था, इतने लोगों का कत्लेआम किया जा रहा था। इसके कारण ये मजबूरी हो गया कि अब बंटवारा कर दिया जाए। तो बंटवारा तो हो गया 47 में, लेकिन क्या ये संभावना है कि भारत और पाकिस्तान फिर से एक हो जाए। एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे यूट्यूब पे, तो पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट थी, वो लड़की पूछ रही थी वहाँ के स्थानीय लोग से कि क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान से भारत का फिर से रियूनियन हो जाए। तो हमको बड़ा ताज्जुब हुआ। सब के सब जितने भी वहाँ पे आम पब्लिक लोग थे, सब ये चाह रहे थे कि हाँ हाँ रियूनियन होना चाहिए, और भारत में भी हम सभी चाहते हैं कि रियूनियन होना चाहिए, साधारण लोग। पर देखिए, जब हम उसमें सुन रहे थे जो बता रहे थे सब के सब, लेकिन सब के सब उसमें एक लेडीज थी, वो बोली रियूनियन हो जाए ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कैसे रियूनियन हो सकता है। वहाँ हिंदू का प्रोपेगेंडा चलते रहता है, वहाँ बच्चा बच्चा एक मुस्लिम से नफरत करता है, एक बच्चा बच्चा को बचपन से ही उसको पढ़ाया जाता है ये मुसलमान है, ये हिंदू है। उसको संप्रदाय के आधार पे बंटवारा का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है उसके मन में बैठा दिया जाता है, और वो बचपन से ही, जब तक नाम नहीं जाना होता है, क्लास में, बाज़ार में, ट्रेन के सफ़र में, हर जगह हम सब मिलते रहते हैं, और वो बच्चा जिसको बचपन से ही सिखाया जाता है यही सब, तो साथ में हर जगह बैठता है, सबसे बातचीत करता है। कोई अनजान मिल गया ट्रेन बस में, कहीं भी मिल गया, बातचीत करता है, खूब प्रेम से बातचीत करता है। और जैसे उसको पता चलता है कि इसका नाम अफजल है, तुरंत उसके मन में सारा वो जो पहले से भरा हुआ है मस्तिष्क में, वो प्रभाव दिखाने लगता है कि ये मुसलमान है। और अगर कोई मुसलमान है तो उसको जैसे हिंदू मिलता है और जैसे नाम जानता है, उसके बारे में जानता है, तैसे उसके मन में हमेशा शक संशय कि
पता नहीं क्या करेगा। तो ये जो इतना खाई, इतना दूरियां बन गई, ये कैसे बन गई? जबकि भक्ति काल में देखा जाए, सूफी भक्तिवाद में जो संत थे हमेशा प्रेम का संदेश दिए। सूफीज़म में हमेशा प्रेम का संदेश दिया गया, हमेशा एक होने का संदेश दिया गया। मुस्लिम हो या हिंदू, हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे हैं, या हिंदुत्व जो सावरकर सिद्धांत दिया करते थे उसका हम बात नहीं कर रहे हैं, उसका बात कोई और करते हैं। उस पर भी कभी हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, वो अलग चीज़ है। हिंदुइज़्म और हिंदुत्व ये दोनों अलग अलग चीज़ है। हिंदुइज़्म एक ऐसा प्रिंसिपल्स है जिसके अंदर ये माना जाता है कि वसुदेव कुटुंबकम, यानी सारा विश्व एक परिवार है, हम सब एक हैं। लेकिन हिंदुत्व ये एक ऐसा प्रिंसिपल है कि हम बड़े हैं, तुम छोटे हो, हमारा खून प्योर है, तुम्हारा खून इम्प्योर है, हमारा धर्म बढ़िया है, तुम्हारा धर्म बढ़िया नहीं है, हमसे नीचे है, हम ऊपर हैं, तुम नीचे हो, हम नीचे हैं, तुम ऊपर हो। तो ये सब जो सिद्धांत है, ये सब जो सिखाया जाता है, ये सब सिद्धांत हिंदुत्व में सिखाया जाता है, हिंदुइज़्म में नहीं। जो हिंदुइज़्म का सिद्धांत है वो तो वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत को पालन करता है। इस्लाम में भी, उसमें भी कई प्रिंसिपल्स है जो प्रेम और भाईचारा को हमेशा बढ़ावा देने के लिए उसमें उस प्रिंसिपल को रखा गया है। लेकिन उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर करके और छोटे छोटे बच्चे सबको, जिसको कुछ भी पता नहीं, गरीबी में जीते हैं, और वो बच्चे गरीबी को ख़त्म करने के लिए और उनको दिमाग को वॉश करके, ब्रेन वॉश करके उनके दिमाग में वही भर दिया जाता है कि काफिर को मारना है, इस्लाम के लिए तुम लड़ो, और उसको आतंकवाद बना दिया जाता है। तो ठीक है, ये मुसलमान हिंदू दोनों में ऐसा देखने को मिला, ऐसा होते रहता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, किसको दोषी माना जाए? तो वही हम बता रहे थे कि वो लेडीज बोली, हमको बड़ा ताजुब हुआ कि वो बोली कि हिंदू जो बच्चा बच्चा नफरत करता है हम मुसलमानों से, कैसे वो प्रेम करेगा? हम चाहेंगे भी उसे प्रेम करना तो हम प्रेम नहीं कर पाएंगे। अब वही फिर जैसे उसका बात हम सुने, कुछ सेकंड के लिए उस वीडियो को पॉज कर दिए और इसके बाद हम खुद सोचने लगे, अपने बारे में सोचने लगे। हम अपने संस्कृति के बारे में ले जाते हैं, जिस समाज से बिलोंग करते हैं, तो वो समाज भी ऐसा विचारधारा से अलग नहीं है। वहाँ भी बचपन से सिखा दिया गया, बात मुंह पे सब करेंगे, सब आदमी बराबर है, सब बराबर है, सबको समान जानो। लेकिन ये जो सिखाया जाता है, और उधर मुस्लिम में भी कि हिंदू है, ये तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा किए हैं। वो इंटरव्यू सुन रहे थे, उसमें एक बता रहे थे कि कायदे आज़म जिन्ना पाकिस्तान को बंटवारा कर दिए, नहीं तो हम लोग भी गुलाम रहते। अब देखिए उसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या मुस्लिम भाई जो इंडिया में है, क्या वो गुलाम है? ऐसा तो नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा मीडिया है और इंडिया में भी ऐसा मीडिया है जो दोनों की दूरी को बढ़ाते जाता है। इससे पहले भारत विभाजन पे एक और लेक्चर हम बनाए थे, वीडियो बनाए थे, उसमें ये बात हम कहे थे कि राष्ट्रवाद होना चाहिए, पर राष्ट्रवाद धर्म के आधार पर नहीं, संस्कृति के आधार पर होना चाहिए। एक दूसरे के जो भावना है एक दूसरे के प्रति, उसमें एक्सेप्टेंस का भावना होना चाहिए। जब तक उसमें एक्सेप्टेंस नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति टॉलरेंस नहीं होगा, तब तक हम कैसे एक दूसरे को सहन कर पाएंगे? यही उस वीडियो में और भी कई बोल रहे थे पाकिस्तान से। और ऐसा वीडियो हम इंडिया में भी देखते रहते हैं, ऐसा पढ़ते रहते हैं एडिटोरियल वगैरह में। तो यही चीज़ है, जब तक एक दूसरे के प्रति एक्सेप्टेंस का भावना नहीं आएगा कि नहीं, यदि वो मुसलमान है कोई बात नहीं, वो भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य है। अरे मुसलमान हो, हिंदू हो,
ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, ये सब तो बाद में बने हैं ना। जितने भी धर्म हैं सब बाद में बने हैं, सबसे पहले हम मनुष्य हैं ना। और देखिए, बड़ा अजीब ताजुब का बात है कि हर एक धर्म में, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, हर एक धर्म में सबसे पहले मनुष्य होने पे फोकस किया गया है। लेकिन इसी बात को हम भुला जाते हैं। हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, और दूसरा जो है वो खराब है। और ये जो भावना गलत तरीके से इंटरप्रेट करके दिमाग में बैठा दिया जाता है, यही भावना आगे चल के बहुत बड़ा समस्या हो जाता है। तो इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, सब के सब, वहाँ का भी पब्लिक चाहते हैं, यहाँ का भी पब्लिक चाहते हैं एक हो जाए। इसमें कई लोग हैं जो मानते हैं कि अफ़गानिस्तान से उधर म्यांमार तक पूरब में एक होना चाहिए, अखंड भारत। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों हम लोग में मिल जाए, बस वही अखंड भारत है। कुछ लोग तो और आगे तक सोचते हैं, अफ़गानिस्तान से भी आगे उधर इंडोनेशिया तक सोचते हैं। तो सबका अपना अपना विचार है अखंड भारत का। लेकिन यदि अखंड भारत सचमुच में एक हो जाए, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। यूरोपियन यूनियन इसी का एग्जाम्पल है। वहाँ पे कई राष्ट्र मिलकर एक यूनियन बना दिए। तो ऐसा, इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ का जो पार्लियामेंट है वो ख़त्म हो गया। वो पार्लियामेंट है, उसके ऊपर से जो यूनियन बना उसका पार्लियामेंट बन गया। और इससे फ़ायदा क्या है? एक दूसरे के प्रति जो सांस्कृतिक एक्टिविटीज़ है उसमें सहभागी, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, सहभागिता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिलने लगा। व्यापार के लिए ट्रेड जो होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो ड्यूटी चार्ज लगता है वो ख़त्म हो गया। इससे आवागमन बढ़ा, एक दूसरे को बेनिफिट मिला। तो उसी प्रकार मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए, यूनियन बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन सबसे बड़ी मार्ग में बाधा है कि हम एक एक व्यक्ति को समझना पड़ेगा ना कि हम सबसे पहले मनुष्य हैं, तब ना इस बात को टॉलरेंस का भाव आ पाएगा मन में। इसके बाद कई लोग मानते हैं कि नहीं, युद्ध करो, मिलिट्री बढ़ाओ और युद्ध करो और पाकिस्तान को जीत लो। जरा सा सोचिए आप, क्या ये संभव है? पाकिस्तान को जीत लो या अफ़गानिस्तान को जीत लो या श्रीलंका को जीत लो, फिर चाइना और हमारे में अंतर क्या रहेगा? ये संभव नहीं है। ये अनएथिकल भी है और इनह्यूमन भी है। किसी भी समूह को आज खत्म नहीं किया जा सकता। राष्ट्रवाद होना चाहिए, पर राष्ट्रवाद का चरम रूप जब फांसीवाद में परिवर्तित होने लगता है, जिसका फ़ायदा हिटलर ने उठाया, मुसोलिनी ने उठाया, और फ़ायदा क्या उठाया? 60 लाख यहूदियों को कटवा दिया, गैस चैम्बर में मरवा दिया राष्ट्रवाद के नाम पे। वही राष्ट्रवाद, फांसीवाद, जो राष्ट्रवाद के चरम रूप फांसीवाद बनता है, जहाँ पे पर्सनल लिबर्टी को कोई जगह नहीं होता। तो ऐसे, क्या ऐसा ही हम लोग चाहते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो देश भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी के अहिंसा का सिद्धांत को मानने वाला है, भीमराव अंबेडकर के समन्वयकारी नीतियों को मानने वाला है, जवाहरलाल नेहरू का जो कंपोजिट कल्चर का जो उनका सोच था उसको मानने वाला है। यानी सबको एक्सेप्टेंस दो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। ये धर्म के नाम पे आज क्यों इतना? क्योंकि धर्म के नाम पर ही सारी चीज़ें घटित हो जाती है। धर्म हो पर उससे पहले हम मनुष्य हैं, उस पर बात किया जाए। क्या है कि अनडिवाइडेड लोग होना चाहिए। अनडिवाइडेड ज़मीन नहीं। ज़मीन के लिए किसी का गला काट दो। परिवार में ही देखिए ना,
भाई भाई का बंटवारा हो जाता है और थोड़ी थोड़ी ज़मीन के लिए कितना बड़ा कांड हो जाता है। और वही कई ऐसे परिवार मिलते हैं जहाँ सब अपने अपने जगह पे कमा रहे हैं, अपना जीवन प्रबस्ती चला रहे हैं, लेकिन उनके बीच में प्रेम उसी तरह है जैसे वो उनके बचपन में हुआ करता था। तो ये भाईचारा का भाव तो हर जगह होना चाहिए ना। फ्रेटर्निटी हम लोग को प्रस्तावना में है, क्या उसका पालन हम लोग कर पा रहे हैं? आकलन किया जाए तो बहुत चीज़ है, इसके पीछे किसी को दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इसमें एक एक व्यक्ति को उठाना पड़ेगा, भार इसका उठाना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति को सोचना पड़ेगा और अपने तरीके से सबसे पहले एक जो उंगली दूसरे को दिखाते हैं, 3 उंगली अपने तरफ दिखाता है, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि यदि हम दूसरे को गलत बता रहे हैं तो 3 उंगली अपने तरफ बता रहा है कि हम कितने बुरे हैं। रहीम साहब का है शायरी, बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा कोई नहीं। तो अब वही बात है, हम दूसरे को बुराई देखते रहते हैं लेकिन अपने में बुराई नहीं देखते हैं। यदि अपने ऊपर देखें अगर और उसको ध्यान दें और उसको उसमें सुधार लाने का प्रयास करें, तभी न प्रेम स्थापित हो सकता है। डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और डेमोक्रेसी आज के समय में लगभग हर एक देश अपना रहे हैं। इसको छीना नहीं जा सकता, क्योंकि ये इसके द्वारा जो पर्सनल हर एक व्यक्ति है उनको अधिकार होता है राज्य सत्ता में भागीदारी होने का, और उसके द्वारा वो अपना डेस्टिनी तय करे, इसका चांस मिलता है। जस्टिस मार्कंड काटजू एक न्यायाधीश थे जो ये एक प्रिंसिपल लाए थे, इंडियन रीयूनियन एसोसिएशन। तो उसमें यही था कि कैसे दोनों देश को एक किया जाए, इस पे बात वो करने का प्रयास कर रहे थे। तो उसमें अब एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो बर्लिन जर्मनी में है, जर्मनी को आधा आधा बांट दिया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, वो दोनों एक हो गया। फिर वियतनाम आधा आधा उसको भी बांट दिया गया था, वो भी दोनों एक हो गया। तो उसी तरह इंडिया पाकिस्तान भी एक हो सकता है, बांग्लादेश भी अलग हो सकता है। मैं जानता हूँ ये बात आज का ऐसा माहौल है, ऐसा भावना मन में बैठा हुआ है कि इस बात को यदि रखा जाए कि इंडिया पाकिस्तान एक हो जाए, यानी पाकिस्तान का प्रेम और भारत का भविष्य और चाइना का चिंता, ये तीनों फैक्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ चीज़ है। कैसे एक हो सकता है भाई? भारत का भविष्य और पाकिस्तान का प्रेम, यही तो चाइना का चिंता है। चाइना कभी प्रेम होने नहीं देगा। पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं और इंडिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबी बेरोजगारी पे ध्यान नहीं देंगे, वो ऐसे ही मुद्दा, धार्मिक मुद्दा उठाकर एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव उठाकर प्रेम को होने ही नहीं देंगे। प्रेम होगा ही नहीं, प्रेम होगा तब तो एक होने का भाव हो जाएगा मन में। कश्मीर जब 62 का युद्ध समाप्त हुआ चाइना से, चाइना उसमें बुरी तरह इंडिया को प्रभावित किया था सेना के द्वारा, तो उसके बाद अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों पाकिस्तान पीएम और इंडियन पीएम दोनों का बैठक हुआ। दोनों मामला को, कश्मीर मुद्दा को सॉल्व करने का प्रयास किए। तो अयूब खान कहते हैं कि हम एक हारे हुए नेशन के पीएम के पास बैठे हैं और उन्हीं का बेटी 71 में उनके देश को 2 टुकड़े कर डाली। ऐसा कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी उनको दुर्गा का अवतार कहे। अब ये कंस्पायरी थ्योरी है, हियर एंड से कहा सुनी है, लेकिन अगर देखा जाए प्लॉट पे, हकीकत में इंदिरा गांधी जिनके पिता को, जिनके बाप को जिस देश के प्रधानमंत्री बोले कि हम हारे हुए एक राष्ट्र के
पीएम के पास बैठकर क्या बात करें। और उन्हीं का बेटी 71 का हुआ युद्ध दिसंबर में 3 दिसंबर से शुरू हुआ और 16 दिसंबर को 71 में फाइनल खत्म कर दिया गया। और बधाई हो, नया बांग्लादेश बना, बांग्लादेश का उसी में जन्म हुआ। तो ये बांग्लादेश पाकिस्तान एक हो सकता है जो इसके बीच के मुद्दा है। उसी में एक बार बीच में प्रयास हुआ ये भी कि जो कश्मीर का मुद्दा है, जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, उसी को अंतर्राष्ट्रीय रेखा दोनों मान लिया जाए। लेकिन फिर वही अराजक तत्व, धर्म के ठेकेदार लोग, गरीबी बेरोजगारी पे ध्यान न दे के यही सब मुद्दा, ये सब क्यों जानते हैं ये सोल्व जैसे हो जाएगा वैसे ही पाकिस्तान के पब्लिक के पास और इंडियन पब्लिक के पास मिलेगा नहीं कोई मुद्दा, क्या बात किया जाए। फिर एक होने का प्रयास करने लगेंगे और जो उस समय शासन संभाल रहे हैं, जो राज कर रहे हैं, उनके लिए खतरा हो जाएगा। सैनिक तख्तापलट क्यों होता है? अब 65 में युद्ध हुआ पाकिस्तान से, तो उसमें सैनिक बहुत प्रयास किया, जान लड़ा दिया जीतने के लिए। लेकिन जब हार गया तो वहाँ का जो पीएम था ने कहा नहीं, हमारा इसमें कोई प्रयास ही नहीं था, हमारा इसमें हमारा प्रयास नहीं था। अब जो सैनिक लड़ाई लड़ने के लिए पूरा अपना जान लगाकर कई सैनिक मारे गए, उनको कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं मिला, उनको कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया। लास्ट में वो आवेश में आए। ऐसे ही वहाँ का इकोनॉमी बहुत कमज़ोर है और उनका जो एक्टिविटी था एग्रेसिव मूड में आया और तख्तापलट हो गया। क्योंकि वहाँ जो सिविलियन जो गवर्नमेंट सिस्टम था वो भी मजबूत नहीं था। संविधान उसी तरह कई बार बनते रहता है, बिगड़ते रहता है वहाँ। तो ये सारी कारण 71 में युद्ध हुआ, उसमें 90,000 सैनिक बंधक बनाए गए थे इंडिया के द्वारा। लेकिन शिमला समझौता हुआ, फिर उसमें सबको दे दिया गया। कश्मीर मामला उस समय भी सॉल्व नहीं हो पाया। आज जो गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र है, जिसको कि हम दावा करते हैं कि हमारा है, उसका भी गजब का इतिहास है। वो 60 साल के लिए 1935 में 60 साल के लिए ब्रिटिश के अंतर्गत उसके लिए साइन किया गया था राजा हरि सिंह के द्वारा, और 47 में ही आज़ाद होने लगा। तो जब 47 में देश आज़ाद हुआ तो उस समय वहाँ जो POK है, गिलगिट बाल्टिस्तान, वहाँ पर ब्रिटिश सैनिक थे और उनका मंशा भी था कि ये पाकिस्तान में मिल जाए, और पाकिस्तान के सैनिक को वही लोग मनोबल भी बढ़ाए थे। तो वो तो राजा हरि सिंह जब यहाँ पे विलय किए थे, उस समय भी उनके हाथ में वो नहीं था। वो समय भी वहाँ का एक कमांडर कर्नल मिर्ज़ा हसन खान, वो विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके उसको एक अलग प्रांत के रूप में रखा, जो बाद में अपना विदेश फॉरेन जो पॉलिसी है उसका सर्वे सर्वा पाकिस्तान को सौंप दिया, वहाँ का जो विधानसभा था। आज देखिए कि सिख लंबे समय से सिख समुदाय करतार कॉरिडोर के बारे में मांग उठाते आ रहे थे, उसको भी चालू किया गया। लेकिन फिर कुछ बाधा आया जिसके कारण कि उसको रोकना पड़ गया। एक शारदा पीठ है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, उसको भी जाने के लिए परमिट के लिए बात चल रही थी, उस पर बात हुआ है। तो ये शारदा पीठ हिंदू समुदाय के लिए, कश्मीरी पंडित के लिए बहुत दिनों से मांग थी कि इसका परमिशन मिले। अगर इसका परमिशन मिल जाता है, करतार कॉरिडोर जो दोनों चालू हो जाता है, तो एक दूसरे देश के जब लोग जाएंगे आएंगे, सांस्कृतिक जो मिलन होगा, तो इससे धीरे धीरे दोनों लोगों के बीच में प्रेम ही बढ़ेगा। जो माहौल है, इतना यूटोपिया क्रिएट कर दिया जाता है
तो ये इससे बाहर निकलने का एक चांस बनेगा, बशर्ते कि ये जो गोदी मीडिया है इसको थोड़ा नॉर्मल भी होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये है तब तक भारत का भविष्य, पाकिस्तान का प्रेम संभव ही नहीं है, क्योंकि यही तो चीन का चिंता है। तो इन्हीं सब बातों पे कुछ हम सब बातचीत करने का प्रयास किए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया।